आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सोमवार 3 फरवरी को सुबह सुबह अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जबरदस्त हमला बोला है। विज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सैनी उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा को और उन्हें हराने के लिए काम किया था। आपको बता दें कि अनिल विज बीते कई दिनों से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमलावर थे। उन्होंने रेप के आरोप का सामना कर रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल पटौली को भी हटाने की मांग की, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। विज ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी या मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवरा भाजपा के विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तायल आज भी नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? आपको बता दें कि अनिल विज खुलेआम पार्टी नेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। वह पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि अगर अंबाला छावनी के लोगों के काम प्रभावित हुए तो वह अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि कुंभ भगदड़ के दौरान मरने वालों की लिस्ट दी जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, आप पहली बार चुनकर आए हो, आपको चर्चा के लिए भेजा है। वहीं विपक्षी सांसद महाकुंभ भगदड़ को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमने 1 घंटे के लिए वॉकआउट किया है, फिर जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 लोगों की मौत हुई है, उनके नाम अभी तक क्यों नहीं बताए गए? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की गई? कांग्रेस सांसद ने पूछा कि हम सदन के अंदर क्या उन मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर सकते? घटना पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छुपाना चाहती है और इस घटना को दबाना चाहती है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले मची भगदड़ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, लेकिन आए तो सिर्फ 40 करोड़ लोग ही हैं, तो अव्यवस्था कैसे हो गई? सरकार से 5 से 10 करोड़ लोग क्यों नहीं संभाले गए? शंकराचार्य ने लल्लन टॉप से बातचीत के दौरान कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई। लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं, उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37 तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं। उनको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों को पता नहीं चला। शंकराचार्य ने कहा कि हमारा सवाल ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन 18 घंटे तक सीएम योगी ने घटना को छुपाए रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इतनी बड़ी घटना को छिपाकर रखा, यह बहुत पीड़ाजनक बात है और इस वजह से हम अब भी उनसे आक्रोश में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाए जा रहे टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। वित्त मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें यह नहीं मालूम कि हमारे लिए कुछ भी हो सकता है या नहीं। मैक्सिको, कनाडा और चीन पर जितना भी टैरिफ लगाया गया है, उसका हम पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह सकती कि यह हमें विशेष रूप से प्रभावित करेगा या नहीं। हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। हम इस वक्त यह नहीं कह सकते कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इनकम टैक्स को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, जिससे आपको समझने में सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो इतनी आय पर सरकार आपकी 1/4 सैलरी वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। और अगर आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख रुपए की कमाई पर
आपके 10 लाख रुपए टैक्स में चले जाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-12 साल पहले तक कांग्रेस के जमाने में अगर आप 12 लाख रुपए कमाते तो आपको 2,60,000 रुपए टैक्स के रूप में वापस देना पड़ता। आपको बता दें कि शनिवार को पेश किए गए देश के आम बजट में केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज सोमवार शाम 5 बजे थम जाएगा। आपको बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने दिल्ली भर में 22 रोड शो और रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया है, जिससे 25 साल से अधिक समय के बाद राजधानी में सत्ता हासिल करने की उसकी कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के अपने शासन मॉडल पर भरोसा है कि वह लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। कर्नाटक भाजपा के नेताओं का एक समूह जो राज्य इकाई के प्रमुख पीवाई विजेंद्र को हटाने की मांग कर रहा है, अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने वाला है। सूत्रों द्वारा रविवार को यह जानकारी दी गई। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि विधायक रमेश जारकीहोली और सांसद के सुधाकर तथा पूर्व विधायक कुमार बंगरप्पा और अरविंद लिबांवली वाला यह समूह सोमवार को दिल्ली पहुंचेगा। वहीं के सुधाकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा मामला अब दिल्ली पहुंच गया है, मैं आपको वहां लिए जाने वाले निर्णय के बारे में बताऊंगा। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में 67वें ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। इस समारोह में कुल 94 पुरस्कार दिए जाने हैं और इसी क्रम में भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन की एल्बम त्रिवेणी को बेस्ट न्यूएस्ट एल्बम चेंट कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके अलावा सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर को भी ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। मायावती ने सरकार से इस मामले पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई और एक्स पर लिखा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी ने मांग करते हुए कहा कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि शनिवार को अयोध्या में एक दलित महिला का शव शत-विशत अवस्था में मिला था। परिवार के मुताबिक मृतका की आंखें जबरन निकाल ली गई थीं और उसके शरीर की हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शक है कि महिला को सामूहिक हमले का सामना करना पड़ा है। आज सोमवार को शेयर मार्केट खुलते ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने ऐतिहासिक गिरावट दिखाई है और ये पहली बार 87 रुपए के ऊपर चला गया। करेंसी बाजार की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की गिरावट के साथ 87.06 के लेवल पर खुला था, जबकि कारोबार शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ये 55 पैसे तक गिर गया। $1 के मुकाबले भारतीय रुपए में जोरदार गिरावट के चलते ये 87.12 रुपए प्रति डॉलर तक फिसल गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कमान संभालते ही कई देशों पर टैरिफ लगाने के साथ विदेशों में दी जाने वाली सहायता रोक दी है और इसी क्रम में अब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दक्षिण अफ्रीका जमीन पर कब्जा कर रहा है और कुछ विशेष वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। यह बहुत बुरी स्थिति है जिसके बारे में कट्टर लेफ्ट मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सबके सामने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जब तक स्थिति की जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में दी जाने वाली सभी सहायता को बंद कर दूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को 44 करोड़ डॉलर की सहायता दी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी दक्षिण अफ्रीका में
कथित तौर पर बड़े पैमाने पर की जा रही गोरे किसानों की हत्याओं और जमीनों पर किए जा रहे अतिक्रमण की जांच करने का वादा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मैक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने दोबारा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिको किसी तरह का टकराव नहीं चाहता और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनमें साहस की कमी नहीं है। राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा कि उनके पास लोगों का समर्थन है और वह अकेली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की ओर से मैक्सिको सरकार पर आपराधिक संगठनों से मिले होने के आरोपों को खारिज करते हैं। संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा था कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। वहीं कनाडा के इस जवाब में रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका को कनाडा की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान करते हैं। क्यों? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे पास असीमित ऊर्जा है। हमें अपनी कारें बनानी चाहिए। जितनी इमारती लकड़ी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास है। इस सब्सिडी के बगैर कनाडा एक सक्षम देश के रूप में नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि इसीलिए कनाडा को हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए, जहां उनके लिए बहुत कम टैक्स होगा, लोगों के लिए कहीं बेहतर सैन्य सुरक्षा होगी और कोई टैरिफ नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.